तो जैसा कि हमने लास्ट 2 लेक्चर में डिस्कस किया था, हमने मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन उससे रिलेटेड हमने 2 लेक्चर है वो कवर कर लिए थे। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस की थी 2 मैक्सवेल इक्वेशन, और जो सेकंड पार्ट आया था उसमें भी हमने 2 मैक्सवेल इक्वेशन डिस्कस की थी, और डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में हमने डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैक्सवेल इक्वेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है। बेसिकली जो मैक्सवेल इक्वेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम बनती है वो डिस्प्लेसमेंट करंट से ही बनती है यहाँ पे, क्योंकि जो बाकी मैक्सवेल इक्वेशन है, मैक्सवेल इक्वेशन जो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन थी हमारे पास डेल डॉट ई रो बाय एप्सिलॉन नॉट, सेकंड थी डेल डॉट बी इक्वल टू 0, थर्ड थी हमारे पास डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी फेराडे लॉ वाली, और फोर्थ थी हमारे पास डेल क्रॉस बी इक्वल टू एम्पियर लॉ प्लस मैक्सवेल ने यहाँ पे कुछ एडिशन किया था म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। ठीक है, जो प्रॉब्लम बनती है यहाँ पे वो बेसिकली इस इक्वेशन से ही बनती है, जो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट करंट से ही प्रॉब्लम बनेगी। क्योंकि देखो ये तो हमने डिस्कस कर लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये दोनों हमने ये मैग्नेटोस्टैटिक्स में हमने डिस्कस कर लिए थे, फेराडे लॉ में हमने डिस्कस कर लिया था, एम्पियर लॉ भी हमने डिस्कस कर लिया था। वहाँ पे प्रॉब्लम हमने काफ़ी कर ली इन मैक्सवेल रिलेशन से रिलेटेड। तो एक जो नई टर्म है वो यही है, इससे रिलेटेड ही हमें प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करनी है। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम होगी बेसिकली वो डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड ही होगी मोस्ट प्रोबेबली, और एक प्रॉब्लम यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन से रिलेटेड भी होगी। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम फर्स्ट क्या है, ये जो प्रॉब्लम है ये तुम्हें मिल जाएगी ग्रिफिथ में। ठीक है, ग्रिफिथ में जो मैक्सवेल रिलेशन का जो टॉपिक है, मैक्सवेल रिलेशन वाला जो टॉपिक है, मैक्सवेल इक्वेशन वाला जो रिलेशन नहीं सॉरी मैक्सवेल इक्वेशन वाला जो टॉपिक है, उससे रिलेटेड तुम्हें जो भी प्रॉब्लम्स है वो ग्रिफिथ में मिल जाएगी। ठीक है, और ग्रिफिथ से ही करवा रहा हूँ मैं ये तुम्हें प्रॉब्लम्स, वहाँ भी देख सकते हो तुम। देखो प्रॉब्लम क्या है, एक फैट वायर है, ठीक है, ऑफ रेडियस ए, जिसकी रेडियस ए है, कैरीज ए कॉन्स्टेंट करंट आई। एक फैट वायर है, ठीक है, जो थिक वायर है जिसमें कॉन्स्टेंट करंट आई फ्लो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। जो करंट है वो इसके क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो करंट डेंसिटी है वो हर जगह सेम है। करंट डेंसिटी मतलब करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, मतलब ये जो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ पे जो करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, करंट डेंसिटी वो कॉन्स्टेंट है। ए नैरो गैप इन द वायर ऑफ विड्थ डब्ल्यू इज़ वेरी वेरी लेस देन ए इज़ द रेडियस ऑफ द वायर। यहाँ पे इस वायर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक नैरो गैप है इन दोनों वायर के बीच में, फॉर्म ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और ये कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है। ये वाला जो हिस्सा है ये कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है, शोन इन फिगर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन द गैप एट ए डिस्टेंस एस लेस देन ए फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, एक्सिस से एस डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। यहाँ पे कोई भी, ये वैक्यूम है, यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे फिजिकल करंट नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे कोई, क्योंकि वायर नहीं है यहाँ पे, देर इज़ नो फिजिकल करंट, देर इज़ नो फिजिकल करंट, कोई भी यहाँ पे फिजिकल करंट नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो सकता। यहाँ पे जो करंट होगा वो कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया है, क्योंकि फ्री स्पेस है और हमें पता है यहाँ पे जो करंट है ये कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है। कैपेसिटर की 2 प्लेट है, ऐसा मान सकते हैं हम। ये कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये कैपेसिटर की एक सेकंड प्लेट है जिस पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इन प्लेट का जो एरिया है वो पाई ए स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि रेडियस इस प्लेट की ए है, तो जो कैपेसिटर की प्लेट का एरिया है वो पाई ए स्क्वायर है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। देखो जो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी। इस इक्वेशन से हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके 2 सोर्स है। एक तो ये करंट जो कंडक्शन करंट है, जो फिजिकल करंट है, एक्चुअल में जो करंट है इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से है, कंडक्शन करंट, और एक सोर्स ये है, ठीक है, जिसे डिस्प्लेसमेंट करंट कहेंगे हम। तो यहाँ पे कंडक्शन करंट तो है नहीं कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा, कंडक्शन करंट तो नहीं है, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास कौन सा सोर्स है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट वाला सोर्स है, और इसकी वजह से ही हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करना है। इसको हम इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, और इंटीग्रल फॉर्म में लिख के ही हम कैलकुलेट करेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डॉट डी एल इक्वल टू, ये तो 0 है फर्स्ट टर्म, तो इसको लिख देंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट
जो एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी है वो करंट डेंसिटी एक्चुअल में, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डॉट डी एस। ठीक है, इसका पहले देखो इसको इंटीग्रल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्टोक-कर्ल थ्योरम यूज़ कर लेंगे, दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रल ले लेंगे, फिर स्टोक-कर्ल थ्योरम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, पहले दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रल ले लेंगे। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रल ले लेंगे, फिर स्टोक-कर्ल थ्योरम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमने किया है लास्ट लेक्चर में। तो मेन मोटिव हमारा वो क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए सबसे पहले। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें फॉर्मूला पता है। कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा है यहाँ पे करंट डेंसिटी, सॉरी सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, प्लेट पे जो चार्ज है उसकी डेंसिटी, और सिग्मा क्या होगा यहाँ पे क्यू बाय ए। ठीक है, क्यू है यहाँ पे टोटल चार्ज, और क्यू क्या होगा यहाँ पे आई इंटू टी लिख सकते हैं, क्यू को लिख सकते हैं हम, क्योंकि आई होता है क्यू बाई टी, तो क्यू को क्या लिख सकते हैं हम आई बाई टी अपॉन ए। ठीक है, तो ये सिग्मा होगा हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं आई टी ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ए को क्या लिखेंगे, ए है हमारे पास एरिया ऑफ द कैपेसिटर प्लेट पाई ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल चुका है। अब हमें कैलकुलेट करना है, देखो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है हमें। कहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, देखो वापस क्वेश्चन पे आओ एक बार, थोड़ा डिस्कशन ज़्यादा हो गया। यहाँ पे देखो हमें इन दोनों प्लेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये इसकी एक्सिस है, ठीक है, एक्चुअल में ये वायर है। ठीक है, इस पॉइंट पे जो एस डिस्टेंस पे है, ठीक है, यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमने एक लूप ले लिया, एम्पीरियन लूप ले लिया। ठीक है, ये हमने एक एम्पीरियन लूप ले लिया, इसके अंदर से डिस्प्लेसमेंट करंट पास हो रहा, कोई वो फिजिकल करंट पास नहीं हो रहा, हम मान रहे हैं भाई इसके अंदर से डिस्प्लेसमेंट करंट पास हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट करंट का सोर्स क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम, सॉरी चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम। करंट डेंसिटी हमारे पास एप्सिलॉन नॉट डी ई बाय डी टी, ये हमारे पास करंट डेंसिटी, और ई हमने कैलकुलेट कर लिया कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, जो टाइम का फंक्शन है आई टी एप्सिलॉन नॉट पाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से जे डी क्या आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, ई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे आई टी एप्सिलॉन नॉट पाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये क्या आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट आई बाहर आ जाएगा, ये आई फिजिकल करंट है। ठीक है, ये जो आई है ये फिजिकल करंट है जो वायर के अंदर है। इस आई की टर्म में हमने डिस्प्लेसमेंट करंट को रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना तुम, टी इसके डिफ्रेंशिएट करेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी होगी हमारे पास आई अपॉन पाई ए स्क्वायर जे डी। और तो यहाँ पे हम एम्पियर लूप लगाएंगे, एम्पियर लॉ लगाएंगे, बी डॉट डी एल इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो हमने लिखा था म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, उसको हम ये भी लिख सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, इसको हम जे डॉट डी एस भी है साथ में डी एस भी है म्यू नॉट, इसको हम ये भी लिख सकते हैं जे डी डी एस। ठीक है, जे डी डी एस, और डी एस क्या है, जिस एरिया से जो करंट पास हो रहा, कौन सा एरिया लिया है हमने ये। ठीक है, ये एम्पियर लूप के अंदर कौन सा एरिया कवर हो रहा है, जो हमने एस रेडियस का जो एरिया है म्यू नॉट जे डी है हमारे पास यहाँ पे आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, और एरिया कितना है डी एस कितना है, जे डी बाहर आ जाएगा क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जे डी बाहर आ जाएगा, ये होगा पाई, यहाँ पे आ जाएगा एस स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और जो लेफ्ट हैंड साइड है बी डॉट डी एल, इसको हम क्या लिख सकते हैं बी इंटू टू पाई एस, एक एस से एक एस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा हमारे पास वो आएगा म्यू नॉट आई एस अपॉन टू पाई ए स्क्वायर। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या होगी फाई कैप। फाई कैप का मतलब है करंट, यदि डिस्प्लेसमेंट करंट इस डायरेक्शन में है, कोई फिजिकल करंट नहीं है, यदि हम डिस्प्लेसमेंट करंट को इस डायरेक्शन में माने, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस करंट के अबाउट सर्कमफ्रेंस में होगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को, जैसे कोई वायर है इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो थंब रूल से देख सकते हो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक सर्कुलर लूप में कुछ इस टाइप का होगा, वैसे ही सेम यहाँ पे
कैपेसिटर की प्लेट के बीच में भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी, यदि ये जेड डायरेक्शन है और ये फाई डायरेक्शन है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो फाई होगी यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया समझ में। ठीक है, हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था इन कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फाइंड कर लिया है। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। देखो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, करंट डेंसिटी चाहिए। करंट डेंसिटी हमें डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी लगा ली, निकाल ली, फिर उसके बाद हमने एम्पियर लूप अप्लाई कर दिया, एम्पियर लॉ अप्लाई कर दिया, यहाँ से हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। और जिसकी जो डायरेक्शन है वो सरकमफ्रेंस के अलोंग होगी। यदि हम उसको एक सर्कल माने, ठीक है, जो एम्पियर लूप है, तो उस लूप के अलोंग होगी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है। सेम जैसे एम्पियर लॉ में हम करते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में कोई फिजिकल करंट नहीं है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में। तो देखो अब डिस्कस करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो एन ओसिलेटिंग वोल्टेज सोर्स, एक ओसिलेटिंग वोल्टेज सोर्स है, मतलब उस जो वोल्टेज सोर्स है वो ओसिलेटिंग है, मान सकते हो एसी वोल्टेज सोर्स है, वी नॉट कोस ओमेगा टी इज अप्लाइड अक्रॉस ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अक्रॉस उस वोल्टेज सोर्स को हमने अप्लाई किया है। ठीक है, और जो वोल्टेज सोर्स है वो क्या है, वी नॉट कोस ओमेगा टी, ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है। तो क्या कैलकुलेट करना है, अप्लाइड अक्रॉस ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग ए प्लेट सेपरेशन डी, जो प्लेट की सेपरेशन है, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी है। द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी थ्रू ए स्फेयर, स्फेयर के अलोंग हमें डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, जस्ट में आया हुआ है आई थिंक, या जैम में आया हुआ है, किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है थ्रू ए स्फेयर। यहाँ पे स्फेयर नहीं होगा, यहाँ पे थ्रू ए कैपेसिटर होगा। ठीक है, यहाँ पे ये स्फेयर नहीं होगा, कोई स्फेयर नहीं है यहाँ पे, ये कैपेसिटर होगा यहाँ पे, थ्रू ए कैपेसिटर। डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी थ्रू ए कैपेसिटर, वो हमें कैलकुलेट करनी है, कितनी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी होगी। डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी के साथ यहाँ पे मैं और ऐड करूँगा, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी के साथ हम टोटल करंट भी, टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पहले ये तुम एक बार वीडियो पॉज करके इसको एक बार कैलकुलेट करके देखो क्या आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, फिर उसके बाद अपने सॉल्व करते हैं इसको। उसमें एक चीज़ और कैलकुलेट करेंगे हम, टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। देखो क्या आ रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट, हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी क्या फॉर्मूला है, हमारे पास पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल से हम डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी। ये फॉर्मूला तुम याद रखना हमेशा। ठीक है, ये फॉर्मूला बस याद रखना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे। एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटर में, कैपेसिटर के पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें रिलेशन पता है, ई इक्वल टू वी बाई डी या V इक्वल टू ई इंटू डी। जो पोटेंशियल होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नहीं सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेट, सेपरेशन। ठीक है, तो E क्या आ जाएगा हमारे पास, V नॉट कोस ओमेगा टी अपॉन डी। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो करंट डेंसिटी आराम से निकल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, साइन कोस का माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है, कोस का माइनस साइन ओमेगा टी और साथ में एक ओमेगा और आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी होगी वो क्या होगी हमारे पास, माइनस एप्सिलॉन नॉट वी नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई डी। तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे, आई थिंक डी ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी होगी हमारे पास ये वाली। टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा हमारे पास, देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी क्या होता है, जे डी इंटू डी एस। ठीक है, अब ये एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यदि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है यहाँ पे जो कैपेसिटर का एरिया है वो कितना होगा, उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है उसको एरिया से, कैपेसिटर के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन उसके लिए हमें प्लेट का एरिया चाहिए होगा। ठीक है, इंटू डी इंटू एरिया कितना होगा यहाँ पे, देखो एरिया कितना होगा यहाँ पे। देखो यदि हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है दोनों प्लेट के बीच में किसी पॉइंट पे, तो हमें क्या करना होगा, देखो वो भी ट्राई कर लेते हैं हमें। यदि हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हम क्या करें, यदि हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से दोनों प्लेट के बीच में, ये दो प्लेट है हमारे पास कैपेसिटर की,
ठीक है, वही सिंपल कॉन्सेप्ट वही है, कुछ गिवन नहीं है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, हम जस्ट ट्राई कर रहे हैं कैलकुलेट करने की। इस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है, ये मान लो सेंटर एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक लूप लेना पड़ेगा, एम्पीरियन लूप, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के। हम स्क्वायर लूप नहीं ले सकते यहाँ पे। यदि हम स्क्वायर लूप लेंगे, जैसे मान लो हम ये लूप ले लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर लूप ले लेते हैं, तो इस पॉइंट से डिस्टेंस हर जगह अलग अलग होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा। लूप के हर एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हमें सर्कुलर लूप लेंगे हम, ठीक है। और सर्कुलर लूप ले लिया, उसकी जो रेडियस है वो एस ले ली हमने, और इससे कितना करंट पास कर रहा है, जो टोटल करंट है वो कितना पास कर रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट करंट वो हमें चाहिए। और बी की वैल्यू हर एक पॉइंट पे सेम है, बी की वैल्यू हर एक पॉइंट पे सेम है। मान लो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है हर जगह, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है करंट डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह सेम है, ये हमने कंसीडर कर लिया। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, एम्पियर लॉ लगाओ, बी डॉट डी एल जे डी डी एस, या इसको आई डी भी लिख सकते हैं हम टोटल, ठीक है। आई डी इस लूप से कितना डिस्प्लेसमेंट करंट पास हो रहा है, इस लूप से कितना डिस्प्लेसमेंट करंट पास हो रहा है, तो इसको लिख देंगे बी इंटू 2πs। यहाँ पे अब बी को हम बाहर निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के हर एक पॉइंट पे सेम है, लेकिन स्क्वायर लूप लेते हैं हम यदि, तो हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस अलग अलग होती सेंटर से, ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस अलग अलग होती, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लूप के हर एक पॉइंट पे सेम नहीं होता, तो बी को हम बाहर नहीं निकाल सकते थे। इस केस में हम बाहर निकाल सकते हैं। और आई डी क्या होगा, इस लूप से कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है। अब देखो जो इस लूप से जो करंट पास होगा वो होगा जे डी इंटू पाई एस स्क्वायर, और जे डी की वैल्यू है हमारे पास, ये जे डी है, ठीक है, माइनस एप्सिलॉन नॉट कितना है, वी नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, वी नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई डी इंटू पाई एस स्क्वायर। तो ऐसे हम मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मेरे को कहीं मिला नहीं है, वैसे ही हम बस ये क्वेश्चन आ गया था तो वैसे ही हमने डिस्कस कर लिया, क्या पता किसी ना किसी बुक में या कहीं ना कहीं तुम्हें मिल भी सकता है ऐसा क्वेश्चन स्क्वायर प्लेट वाला, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादातर क्वेश्चन दिए गए हैं वो मतलब जो सर्कुलर प्लेट के लिए ही गिवन है, ठीक है। वैसे ये तरीका है कैलकुलेट करने का, तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये तरीका है कैलकुलेट करने का, ठीक है। ये जो पीडीएफ है, इस ये जो मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, यदि तुम स्क्रीनशॉट या तुम लिख ना पाओ, यदि पीडीएफ यदि तुम मतलब साथ साथ लिख ना पाओ, तो ये जो पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ये क्वेश्चन वाले, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अपने। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है कंटिन्यूटी इक्वेशन पे है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैंने जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया था उस टाइम भी ये पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी इक्वेशन पे क्वेश्चन है। इफ़ एट t इज इक्वल टू 0 द चार्ज डेंसिटी इन ए मीडियम हैविंग कंडक्टिविटी सिग्मा, एक मीडियम है जिसमें चार्ज डेंसिटी, जिसकी कंडक्टिविटी सिग्मा है और जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है, ठीक है। एक मीडियम है हमारे पास जिसकी कंडक्टिविटी सिग्मा है और जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है, और उसकी जो चार्ज डेंसिटी है t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर जो चार्ज डेंसिटी है वो ρ0 है, ठीक है। देन द चार्ज डेंसिटी ρRT एनी लेटर टाइम t इज गिवन बाय, किसी टाइम t पर जो चार्ज डेंसिटी है वो इस मीडियम की क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और जो चार्ज डेंसिटी है वो चेंज कब हो सकती है, जब फ्लक्स है, करंट का फ्लक्स या तो बाहर जा रहा हो या अंदर आ रहा हो, ठीक है। तभी इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे मैंने लिखे नहीं है, वो डायरेक्ट सोल्व करवा देता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी किसी कल ये हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूटी इक्वेशन में, चार्ज डेंसिटी चेंज कब होगी, जब फ्लक्स, करंट का जो फ्लक्स है यदि वो बाहर जा रहा है या फ्लक्स अंदर आ रहा है, तो जो चार्ज डेंसिटी है उसमें वेरिएशन होगा, ठीक है। तो जो चार्ज डेंसिटी है हम कैलकुलेट करनी है हमें चार्ज डेंसिटी, तो हम कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज़ करेंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, डेल डॉट जे प्लस डेल रो बाय डेल टी इक्वल टू 0, दिस इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन है, ये वेक्टर है यहाँ पे। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन है, इसमें जो चार्ज डेंसिटी वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डेल डॉट जे पे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल रो बाय डेल टी इक्वल टू डेल डॉट जे, और जे, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्टिविटी में रिलेशन पता है, जे इक्वल टू
सिग्मा है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं इसको हम। ठीक है, ये हम वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, डेल डॉट सिग्मा ई। सिग्मा को हम बाहर निकाल लेंगे, डेल डॉट ई। ठीक है, और डेल डॉट ई हमें पता है रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डेल डॉट ई की वैल्यू हमें पता है रो बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा सिग्मा रो बाय एप्सिलॉन नॉट। नहीं लेंगे हम यहाँ पे एप्सिलॉन लेंगे। एप्सिलॉन क्यों लेंगे? क्योंकि हमें ये मीडियम गिवन है जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन लेंगे, डेल रो बाय डेल टी। इसको सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को, डेल रो बाय रो इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ये आएगा एलन रो सिग्मा एप्सिलॉन टी प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। टी इक्वल टू 0 पर जो कंडक्टिविटी, जो हमारी करंट डेंसिटी है वो रो नोट है, तो सी आ जाएगा यहाँ पे लॉग रो नोट। ठीक है, बाउंड्री जो हमने कंडीशन दी हुई है उसका यूज़ किया, टी इक्वल टू 0 पे कंडक्टिविटी रो नोट है, तो टी इक्वल टू 0 पे सी आ जाएगा लॉग रो नोट, तो ये आ जाएगा लॉग रो सिग्मा एप्सिलॉन टी प्लस लॉग एलन रो नोट। तो इसको इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा एलन रो बाय रो नोट सिग्मा एप्सिलॉन बाय टी। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आना चाहिए, हमने कुछ ऊपर गड़बड़ की है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ये यहाँ पे नेगेटिव में चलेगा। ठीक है, ये नेगेटिव में चलेगा, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा, तो रो आ जाएगा रो नोट एक्सपोनेंशियल, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, सिग्मा टी बाय एप्सिलॉन। तो ये रिलेशन है, तुम्हें याद रखना है। ठीक है, जब t की वैल्यू हमारे पास एप्सिलॉन बाय सिग्मा होगी, t की वैल्यू जब एप्सिलॉन बाय सिग्मा होगी, तो जो हमारी करंट डेंसिटी है, जो करंट डेंसिटी है वो इनिशियल करंट डेंसिटी की 1/e हो जाएगी। ये रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये टाइम का भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, किस टाइम में, कितने टाइम में, तुम्हें एप्सिलॉन दिया होगा, सिग्मा गिवन होगा, तो कितने टाइम में जो चार्ज डेंसिटी है वो अपनी इनिशियल चार्ज डेंसिटी की 1/e हो जाती है। ठीक है, मतलब एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है जो चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पे देख सकते हो, ग्राफ भी बना सकते हो, रो का टी के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है। और कितने टाइम में रो नोट बाय ई हो जाती है, कितने टाइम में, एप्सिलॉन बाय सिग्मा टाइम में। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, इसको तुम्हें याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, लेकिन ईजी भी है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है, कंसीडर ए कैपेसिटर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस। कैपेसिटर है जो फ्री स्पेस में प्लेस्ड है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर प्लेट। जो सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सर्कुलर प्लेट है। ठीक है, ऑफ रेडियस आर, जिसकी रेडियस आर है। द सेपरेशन जेड बिटवीन द प्लेट ओसिलेट विद ए कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा। अब यहाँ पे जो प्लेट्स है कैपेसिटर की वो ओसिलेट कर रही है विद ए कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा से। मतलब जो कैपेसिटर की प्लेट है वो उनकी जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है विद कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा। और इन्होंने एक रिलेशन दिया है, जेड टी इक्वल टू जेड नोट Z1 cos ओमेगा टी। हेयर Z0 एंड Z1 इज लेस देन Z0। ये कंडीशन भी है, जो Z1 है वो लेस देन Z0 है, आर कॉन्स्टेंट। मतलब Z0 तो डिस्टेंस है ही उसकी, Z0 के अबाउट वो प्लेट है, उसकी जो स्टेबल डिस्टेंस है वो Z0 है, और वो जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ Z0 से कम भी हो रही है और टाइम के साथ Z0 से वो ज़्यादा भी हो रही है। मतलब Z0 के अबाउट वो ओसिलेट कर रहा है। ठीक है, दी सेपरेशन जो ZT सेपरेशन है विच इज़ वेरी लेस देन द रेडियस ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, रेडियस से बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, दी सेपरेशन ZT वेरी सच दैट। अब ये जो ZT है ये सेपरेशन चेंज हो रही है कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, लेकिन इसकी वजह से कैपेसिटर के पोटेंशियल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये इन्होंने क्वेश्चन में कहा जी पोटेंशियल है वो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन में इन्होंने बताया भाई जो कैपेसिटर का पोटेंशियल है, ZT को तुम चेंज कर लो कितना भी, लेकिन जो तुम्हारा पोटेंशियल है वो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। इन्होंने कांस्टेंट रख दिया पोटेंशियल को, ऑब्वियसली पोटेंशियल चेंज होगा बट इस क्वेश्चन में इन्होंने कांस्टेंट रख दिया है। ठीक है, हमें चेंज नहीं करना है। तो क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स थ्रू ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस r/2। एक r/2 का हमें
उन्होंने बोला भाई एक r/2 का सर्कल ड्रॉ कर लो तुम, और उस सर्कल में से कितना करंट, कितना डिस्प्लेसमेंट करंट पास हो रहा है वो कैलकुलेट करके यहाँ पे बता दो। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को और समझते हैं। देखो ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो r है, ये इसकी एक्सिस है। एक सेकंड यार, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं इसको। हाँ, तो इन्होंने क्वेश्चन में बोला है ये हमारे पास सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर है और दोनों प्लेट पैरेलल रखी हुई है, और ये इसकी एक्सिस है कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने बोला है भाई जो जेड है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है, वो ऑसिलेट हो रही है cos ओमेगा टी से, टाइम के साथ चेंज हो रही है, मतलब सेपरेशन चेंज हो रहा है, उसकी रेडियस r है, और जो रेडियस r है वो जेड के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा लार्ज है। ये भी गिवन है, यहाँ पे इतना दिख नहीं रहा तुम्हें, यहाँ पे मैंने सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा लार्ज बनाई, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। और जब डिस्टेंस चेंज होती है तो पोटेंशियल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पोटेंशियल रिमेन कॉन्स्टेंट। तो वी हैव टू कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द करंट डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज होगा ही, क्योंकि सेपरेशन चेंज हो रही है। ठीक है, सेपरेशन चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, तो हमें क्या, पोटेंशियल कांस्टेंट रखा है, लेकिन इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा, पोटेंशियल कांस्टेंट। पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या चेंज होगा, चार्ज की वैल्यू चेंज होगी, कैपेसिटेंस चेंज होगा। चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू CV। ठीक है, तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, लेकिन कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है तो चार्ज चेंज होगा, चार्ज चेंज होगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो डेंसिटी प्रोड्यूस होगी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो हमें डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी कैलकुलेट करनी है एप्सिलॉन नॉट d/dt। तो उससे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिग्मा क्या है हमारे पास, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, पोटेंशियल तो कांस्टेंट है। ठीक है, कैपेसिटेंस, क्योंकि चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू CV। Q कैलकुलेट करने के लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, इसको V0 कंसिडर कर लेते हैं। C क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट A/d। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो C होगा वो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A/d। एप्सिलॉन नॉट प्लेट का एरिया है पाई r² लिखेंगे, यहाँ पे रेडियस r है। ठीक है, पाई r² ओवर जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो कितनी है, Z0 प्लस Z1, मतलब टाइम के साथ इसका कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है, टाइम के साथ इसका कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है, जिस वजह से चार्ज चेंज हो रहा है। चार्ज की वैल्यू जो आएगी टाइम के साथ वो C की वैल्यू पुट करेंगे, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा हमारे पास। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट पाई r² इंटू पोटेंशियल कांस्टेंट है Z0 प्लस Z1 कोस ओमेगा टी। चार्ज आ गया हमारे पास, चार्ज आ गया तो हमारे पास सिग्मा आ जाएगा। सिग्मा क्या है, Q पर यूनिट एरिया। ठीक है, एरिया से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो सिग्मा क्या आ जाएगा, एरिया कितना है, प्लेट का एरिया एप्सिलॉन पाई r² से पाई r² कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट V0 अपॉन Z0 प्लस Z1 कोस ओमेगा टी। ठीक है, एरिया कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ से, ये जो एरिया टर्म है इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास सिग्मा आ गया, सिग्मा आ गया तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर दो फिर यहाँ पे, तो ये आ जाएगा V0 अपॉन Z0। इतना करने की वैसे ज़रूरत भी नहीं थी, डायरेक्ट ही आ रहा है V/d। ठीक है, ये D है सेपरेशन, E इक्वल टू, फिर ये पता लग गया, लेकिन इससे हमें थोड़ा सा पता लग गया भाई कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है, चार्ज चेंज हो रहा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन डायरेक्ट भी E को हम क्या लिख सकते हैं, V/d लिख सकते हैं सेपरेशन, और सेपरेशन हमें गिवन है Z0 प्लस Z1 कोस ओमेगा टी। लेकिन यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये पता लगा भाई कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, चार्ज चेंज हो रहा है, कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। ठीक है, इसलिए पहले हमने जो क्वेश्चन किया था इससे पहले उसमें हमने डिस्कस किया था भाई पोटेंशियल चेंज हो रहा था टाइम के साथ, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो करंट डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी क्या होगी हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट D/dt। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये V0। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे -1, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा Z0 प्लस Z1 कोस ओमेगा टी। ये कर सकते हो, डिफ्रेंशिएशन ही करना है तुम्हें, नीचे स्क्वायर हो जाएगा
और ऊपर इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन होगा तो जेड नॉट का तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे आएगा Z1 और कोस ओमेगा टी का साइन माइनस साइन ओमेगा टी आएगा वैसे, लेकिन एक माइनस ऑलरेडी पहले था जब उसको हम ऊपर ले गए थे, पावर -1 की थी, फिर -1 आगे आ गया था तो वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। साइन ओमेगा कोस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी का दोबारा करेंगे तो ओमेगा साथ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास होगा JD, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी आ गई। अब हमें डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने के लिए तो हमें एक एरिया चाहिए। ठीक है, सरफेस एरिया चाहिए, ID JD इंटू DS होता है। वो कौन सा एरिया, इन्होंने कहा भाई R/2 रेडियस का एक एरिया है। यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में, बिटवीन द प्लेट थ्रू ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस R/2। ठीक है, एक R/2 जो कैपेसिटर की प्लेट है, ये दोनों R रेडियस की। ठीक है, ये इसकी एक्सिस होगी। R/2 डिस्टेंस पे एक हमने सर्कल ड्रॉ किया है, इससे कितना करंट टोटल पास होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो JD हर जगह कांस्टेंट है। ठीक है, इस मतलब जो JD है तुम देख सकते हो यहाँ पे R पे डिपेंड नहीं कर रहा कहीं भी। R पे मतलब एक्सिस से तुम कितनी भी ऊपर चले जाओ, ठीक है, JD की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, इसलिए JD को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। और जो एरिया इस सर्कल का वो है पाई R/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, JD इंटू पाई R²/4। JD की वैल्यू ये पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन V0 Z1 ओमेगा साइन ओमेगा टी अपॉन Z0 प्लस Z1 कोस ओमेगा टी होल स्क्वायर इंटू पाई R²/4। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी आ गया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया जो इस R/2 रेडियस से पास कर रहा है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, और देखो सेकंड पार्ट क्या पूछा है यहाँ पे। सेकंड पार्ट पूछा है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर H हमें कैलकुलेट करना है बिटवीन द प्लेट एट ए डिस्टेंस R/2 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कैपेसिटर। चलो हमें H कैलकुलेट करना है, B नहीं करना है, H करना है। B और H में हमें रिलेशन पता है, यहाँ पे B = μ0H। तो एक ही बात है, B कैलकुलेट करो H कैलकुलेट करो। तो हमारे पास फॉर्मूला भी है एम्पियर लॉ से, B.dl = μ0 ID। एम्पियर लॉ है ये। एक्चुअल में जो कंडक्शन करंट है वो तो कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जीरो होगा, तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट की ही बात करेंगे, उसकी वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। B की जगह यदि हम μ0H लिखें तो ये जो फॉर्मूला बनेगा इसको भी याद रख लेना, H.dl = μ0 से μ0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपल ID आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कहाँ से कैलकुलेट करना है वही सेम। ठीक है, R/2 डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है, ये जो डिस्टेंस है वो R/2 है, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, और हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। ठीक है, तो H को बाहर निकाल सकते हैं, H × 2 पाई R/2। ठीक है, 2 पाई × R/2, 2 पाई R होता है लेकिन रेडियस R/2 है इस सर्कल की। तो ID है, ID की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है, वो ID की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो ID की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो ये ID की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना यार आगे H की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से तुम कर सकते हो, बस सिंपल कैलकुलेशन ही है। ID की वैल्यू यहाँ पुट करके R वाली टर्म जो भी कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देना, एक R वाली टर्म बचेगी, तो यहाँ पे H की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। ठीक है, और H की जो डायरेक्शन होगी वो सर्कमफ्रेंस के लॉन्ग फाई डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा सर्कमफ्रेंस के लॉन्ग। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी हमारी। और मैग्नेटिक फील्ड किस किस पे डिपेंड करता है, R पे डिपेंड करता है, वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे सेम जैसे एम्पियर लॉ में, वो वैसे ही कैलकुलेट किया हमने, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे यार पूछ लेना है, टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं तो कमेंट कर लेना, या कैसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, कैसे भी पूछ सकते हो। ठीक है।